गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में लर्न टू अचीव के साथ। और आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी विद द एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड उसी के साथ साथ जितने भी आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू हैं और बार बार रिपीटेड हैं। ये सभी कॉन्सेप्चुअल बेस भी है और रिपीटेड भी है, फैक्ट बेस भी है। ठीक है, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर CUT PG स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इन सभी वीडियोस को पक्का देखिए। CUT PG के जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए एंड गेट द ऑल द बेनिफिट यू वांट टू अचीव इन द एग्जाम। ठीक है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस या आप जानते हैं कि भाई ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो भाई वो सारा दिमाग से निकाल दोगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एक सीरीज वाइज से करो और जो सोर्सेस दिए गए हैं आपका इसमें उसको भी फॉलो करो। ठीक है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ और खत्म हो गया, नहीं, जो सोर्सेस दिए गए हैं उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक हमने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी किया है। ठीक है, तो आप जब टेलीग्राम पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो आपको एनसीईआरटी है जिन लोगों को नहीं मिल रही, भाई वो भी मिल जाएगी। ठीक है, करना क्या है आप लोग को, अगर एक तो आप लोग एनसीईआरटी को ई पीजी पाठशाला से ले सकते हैं। ठीक है, ईपीजी पाठशाला से। बाकी आपको अगर ना मिले तब आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सो आपको फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग को काफी जो चीजें जानकारी है वो मिल सके। आप लोग पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे, जिन लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए फॉर CUET PG, जिन लोगों को चाहिए पर्सनल गाइडेंस, आप लोग या समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़ाई करें CUET PG को लेके, यू कैन मैसेज मी बिकॉज आई होल्ड द 4 years एक्सपीरियंस फॉर CUET PG एग्जाम एंड काफी सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि अगर मैं कुछ बच्चों को बेनिफिट कर पाऊं तो आई विल डू दैट, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या काफी चीजें हैं। बट एक और मैं बात कह दूं कि अगर आप लोग मेरी फ्री क्लासेस को फॉलो करें तो वो भी आप लोग के लिए इनफ है, बिकॉज मैं मेरा यही सोचना है कि मैं कोशिश करूं जितना से ज्यादा हो सके फ्री मटेरियल बच्चों तक प्रोवाइड हो और सही तरीके से प्रोवाइड हो। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट क्रोनोलॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर आपको कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करना है। नागालैंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, सबसे पहले आपका बना हमारा नागालैंड। ठीक है, फर्स्ट। देन उसके बाद आपका बनता है हरियाणा। देन उसके बाद बनता है छत्तीसगढ़। फिर आपका हो जाता है तेलंगाना। भाई लास्ट है तेलंगाना, से तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 4। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। अरे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है? जैसे आपने तेलंगाना चूज कर लिया, ठीक है, सबसे पहले जो राज्य है उसको आपने चूज कर दिया और बाकी सभी ऑप्शंस को हटा दिया, तो वो एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर आएगा। ठीक है, 1963 में असम राज्य को नागा हिल्स और तुइंगसांग क्षेत्र को अलग करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके हरियाणा भारतीय संघ का 70वां राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फो भी है, इंफॉर्मेशन है, तो बेटर रहेगा कि आप इन एक्सप्लेनेशंस को नोट डाउन कर ले। ठीक है,
2000 में इन 2003 3 मोर स्टेट्स और स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वर क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार से क्या निकला भैया? बिहार से आपका झारखंड हटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और आप मध्य प्रदेश से क्या निकला? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा। दीज बिकम द 26th, 25th, 27th and 28 states of Indian Union respectively. ठीक है। In 2014, the new state Telangana came into existence as the 29th state of the Indian Union. It was carved out of the territories of आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से निकल के बना था? आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा हमेशा बच्चा, अगर कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी नया राज्य अगर बन रहा है तो भाई वो इंडिया के किसी पुराने ओल्ड स्टेट से ही बनेगा। कई बार ये सवाल भी आ जाएगा कि भाई आपका सवाल क्या आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि अगर तेलंगाना स्टेट जो है, जो कि 2014 में बना, वो कौन से स्टेट से निकलकर बना है? कौन से? ठीक है। वैसे ही आपका बिहार क्या कहते हैं, आपका झारखंड का भी कहते हैं, झारखंड का जो क्रिएशन हुआ वो कौन से स्टेट से हुआ, निकल के हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो आपका चंडीगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे क्लियर आउट रहेगा, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको क्लियर आउट आपको करना आवश्यक है। द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज फ्रॉम 14 and 6 in 1956 to 28 to 9 in 2019, ठीक है। समझ में आया बात? जो यूनियन टेरिटरीज या जो स्टेट्स थे वो आपके 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के थ्रू 14 थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, वो अब 28 स्टेट्स हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि J&K जो है, क्या किया गया J&K और लद्दाख के साथ? आपको पता है? नहीं पता है तो सर्च आउट कीजिए और उसके बारे में खोज के बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और 9 टेरिटरीज बनी है, ठीक है। 9 टेरिटरीज हो गई। भाई वो कैसे हो गई वो भी आपको पूछना है, वो बताना है। ये आप लोगों का क्या है? आज का होमवर्क है, ठीक है। नहीं होमवर्क करोगे तो भाई पछताओगे, बात साफ है, ठीक है। जो होमवर्क नहीं करता है वो पछताता है, क्योंकि भाई ये रिसेंट के करंट के क्वेश्चन है और ये आएंगे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विथ रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय नागरिकों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वे सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओ एलिगेंस टू इट। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। In India, both citizens by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president. भारत में जन्म के साथ साथ एक नागरिक भी है, प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इंडियन सिटीजन्स के रिगार्ड में कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। देखिए बच्चे, ये सवाल उठता कब है? इंडियन सिटीजन्स का सवाल तब उठता है जब हमारे यहाँ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और जब आप सिटीजनशिप पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी में, इंडियन सिटीजन्स के कुछ अलग राइट्स रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स रहते हैं उनको कुछ राइट्स मिले होते हैं, कुछ राइट्स नहीं मिले होते। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट होगा। क्यों होगा? उनके पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं ना। भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है हमको। भारत में जन्म के साथ एक नागरिक भी है। भारतीय नागरिक क्या होगा? वो राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्र के रूप में भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। आप अगर चैप्टर 6 ऑफ, मैंने कहा भी था आप लोग को, सिटीजनशिप अगर आप पढ़ोगे एम लक्ष्मीकांत का तो वो हो जाएगा। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी
दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं नागरिक, एक होते हैं विदेशी। ठीक है, भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के भारतीय राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। उदाहरण के लिए कर देना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना और देश की रक्षा करना इत्यादि। ये हमारे कर्तव्य भी हैं नागरिक होने का। हम किसी विदेशी को नहीं कह सकते कि आप हमारे क्या कहते हैं, आप हमारे फ्लैग की क्या कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। पर हमारे इंडियन सिटीजन अगर कोई है तो उसको तो हम लोग कहेंगे ही ना। भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, जो जन्म है बाय बर्थ एज वेल, जो नेचुरलाइज सिटीजन है यहीं पे रहते हैं उनके लिए भी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक, न कि प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, नेचुरलाइज सिटीजन जो होते हैं बच्चों, वो ये होते हैं कि भाई जो कहीं ना कहीं से यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, वो कहा जाता है। पर यहाँ अमेरिका में क्या है, जो वहां पे अमेरिका में पैदा हुआ होगा वही बनेगा। ठीक है, तो बर्थ का एक जो सिचुएशन है वो आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए प्रणब मुखर्जी है, उनकी जो बर्थ हुई है, ठीक है, उनकी बर्थ हुई है, आप मान लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान में हुई है। ठीक है, बट अगर उनके पास भारत की नागरिकता है तो ही कैन बी ए प्रेसिडेंट। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया, ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज बोरोड द नोशन ऑफ सिंगल सिटीजन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित से उधार लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप का जो है वो कहां से लिया है कॉन्सेप्ट? तो भाई ब्रिटिश संविधान से लिया है। क्यों लिया है इसको आगे देखते हैं। आसान है, इजी है। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान संघीय और दोहरी राजनीति, केंद्र और राज्य की परिकल्पना करता है, यह केवल एक ही नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता की बात प्रदान करता है। ठीक है, ये नहीं करता कि आप आसामी है तो आपको आसामी नागरिक पहले सिटीजन होंगे फिर उसके बाद भारतीय नागरिक, नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ब्रिटिश संविधान से उधार लिया गया। भारत में नागरिकों की निष्ठा निष्ठा केवल संघ के प्रति है, कोई अलग राज्य की नागरिकता नहीं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य और स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वहां पे क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप रहती। क्यों? क्योंकि उनसे जुड़ के जो देश बने हैं, ठीक है, या जो उसके फेडरेशन में शामिल है देश, क्या हुए हैं कि उनकी खुद की तो अपनी अलग आइडेंटिटी है, पर वो दे हैव द फॉलो अप ऑफ अमेरिकन सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, उनके पास ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन प्रिस्क्राइब residence within a state or union territory as a condition for certain employments or appointments in that state or union territories। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ रोजगारों या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकता है? राष्ट्रपति, संघ की कैबिनेट समिति, संसद, राज्य विधानमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे आपका संसद। ठीक है, अब वो कैसे होगा उसको देखते हैं। आपका लेवल क्या है, मॉडरेट है। एम लक्ष्मीकांत सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। संसद अनुच्छेद 16 के तहत किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास निर्धारित कर सकती है या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर आर्टिकल 16 देखें, आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? आपको अगर याद आएगा कि अगर हम बात करें कि आर्टिकल 16 किसके इर्द गिर्द घूमता है और कहाँ पे है ये, ठीक है, आप देखिए आर्टिकल 16 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 16 जुड़ा है
guarantees of equality of opportunity in public employment and prohibits discrimination based on by birth, ठीक है, और रेस, कास्ट, सेक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी के और उनके रहने के अकॉर्डिंग अगर किसी के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है तो वो क्या होता है, वो गलत होता है। यहाँ पे आर्टिकल 16 यही कहता है और संसद इस चीजों पे प्रिस्क्राइब कर सकती है कि अगर स्टेट अगर उन चीजों को आर्टिकल 16 के अंडर ना फॉलो अप करे तो उस पे चीजें निर्धारित कर सकती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कंपल्सरी compulsorily terminated by deprivation if यदि भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से वंचित कर समाप्त कर दी जाए। कैसे? नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है तब, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई है तब उसकी जो नागरिकता है वो हम उससे उसको वंचित कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, द सिटीजन्स वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे ये इनकरेक्ट है। क्यों है भाई, इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता होने के 3 तरीके निर्धारित करता है, चाहे वो अधिनियम के तहत प्राप्त की गई हो या संविधान के तहत इससे पहले, अर्थात त्याग, समाप्ति और अभाव। ठीक है, ये होना चाहिए। समाप्ति द्वारा जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से जानबूझकर बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, बाय टर्मिनेशन, भाई वो साइब है। बाय डिप्राइवेशन, अभाव के द्वारा, या केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है यदि नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की है, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई है, युद्ध के दौरान नागरिक ने दुश्मन के साथ गैरकानूनी तरीके से कार्य किया है, नागरिक पंजीकरण या देशीयकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद हो गया हो तब, नागरिकता समानता लगातार 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो तब। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, डिप्राइव कर देते हैं। ठीक है, किससे? आपकी भारत की नागरिकता से। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, भारत की नागरिकता से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो कैसे हम कर सकते हैं, रिन्यूएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइविटी, अर्थात त्याग, समाप्ति और अभाव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे से फॉलो अप नहीं करेंगे चीजों को तो भाई आपसे छीन लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 will or not apply to the ट्राइबल एरियाज ऑफ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। कौन कौन से हैं भाई? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है बच्चे। यहाँ पे है आपका असम भी होगा क्योंकि असम में भी ट्राइबल है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चारों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चारों पे आपका वो बिल जो है, एक्ट जो है वो नहीं होता। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों को इस प्रावधान से छूट मिली है। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी लोगों पर लागू नहीं होते। याद रखिएगा, शेड्यूल 6 में ये सभी चीजें बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If, in the opinion of central government, the applicants has rendered distinguished services to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace, or human progress generally, it may waive all or any of the conditions in the Citizenship Amendment Act. This provision is provided under यदि सरकार केंद्र सरकार की राय में आवेदक ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है, तो वह नागरिक संशोधन अधिनियम की सभी या किसी भी शर्त को माफ कर सकती है। यह प्रावधान निम्नलिखित के तहत प्रदान किया गया है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय डिसेंट वंश के आधार पर, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या कोई अगर व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उसने इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति में और या मानव प्रगति के लिए उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, तो क्या नागरिक संशोधन अधिनियम में उसकी सभी चीजें माफ के साथ की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बेतुका है, ये आपके दिमाग से खेलने के लिए किया गया। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस का जो सोर्स है उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जन नागरिकता, apart from citizenship by birth, descent, registration and naturalization, there is a provision of waiver. The provision of waiver यानी अधिनियम में जो छूट का प्रावधान है वो क्या है? यदि केंद्र सरकार की राय में आवेदक ने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशेष सेवा प्रदान की है, तो वह अधिनियम की सभी या किसी भी शर्त को माफ कर सकती है। इस तरह दलाई नामा या पाकिस्तानी गायक अदनाम सामी को क्या किया गया है? भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, समझ में आया बात आपको? ठीक है, उसको हम लोग किसके थ्रू करते हैं? वेवर एक्ट, ठीक है, उसके थ्रू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An overseas citizen of India card holder shall not be entitled to which of the following rights? भारत का एक विदेशी नागरिक कार्ड धारक निम्नलिखित में से किस अधिकार का हकदार नहीं होगा? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार, वह राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, होगी, नीचे दिए गए कोर्ट के द्वारा गलत उत्तर जो है वो आपको चुनना है। ठीक है, तो बताइए भाई इसका क्या सही आंसर होगा? तो क्या होगा? ना ही तो पहला और ना ही दूसरा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? चलिए इसको देखते हैं। भारत का एक विदेशी नागरिक कार्ड धारक ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जैसे कि केंद्र सरकार इस संबंध में निर्देश कर सकती है। भारत का एक विदेशी नागरिक कार्ड धारक निम्नलिखित अधिकारों का हकदार नहीं होगा जो भारत के नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। वो कौन कौन से है भाई? देखते हैं। वह सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के अधिकार का हकदार नहीं होगा, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, वह उपराष्ट्रपति में के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त होगा, मतदाता के रूप में पंजीकृत का नहीं होगा। कार्ड होल्डर समझ रहे हैं इसकी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? आप लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ फिर से मुड़िए। ठीक है, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मना किया गया। तो आगे, क्योंकि अगर वो यहाँ का एम्प्लॉय होता तो वही जाहिर सी बात है। यहाँ पे बात हो रही है एनआरआईज की। ठीक है, जो एनआरआई होते हैं उनकी बात हो रही है। वह लोकसभा या राज्यसभा की परिषद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं और पदों पर नियुक्ति को छोड़कर संघ या किसी राज्य के मामलों में संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र जो है वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिगार्ड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PIL के बारे में बात हो रही है, आपका जनहित याचिका जिसको कि हम लोग कहते हैं हिंदी में। इट इज बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम,
It can be felt in any court of justice. The concept of PIL is provided under the fundamental rights of the Constitution. Select the correct statement. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्या होगा इसका? 1 या 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 3। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, हमको बताने हैं कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है बच्चों, इसमें से सही है ओनली 1। ठीक है, क्या है भाई? इसे अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से उधार लिया गया है। ठीक है, आइए, सही बात है PIL के बारे में जो किया गया। The news, the Supreme Court recently rebuked a petitioner for filing a public interest litigation without adequate research, saying he cannot use the argument of public interest to dump the burden of culling out essential arguments on court। ठीक है, ये इस पे अभी तुरंत रिसेंटली ये बात जो रिसेंट का ये जो खबर है वो आया है। ठीक है, PIL होता क्या है? PIL refer to litigation undertaken to secure public interest and demonstrate the availability of justice to socially disadvantaged parties। यानी कि समाज में जो लोग किसी ना किसी तरीके से बहुत अक्षम है उन लोगों के लिए इसे न्यायमूर्ति PN भगवती ने पेश किया था। बार बार पूछा जाता है तो इसको रट लीजिएगा PIL के बारे में। PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, हर जगह दाखिल नहीं कर सकते। PIL की अवधारणा भारतीय अनुच्छेद 39A DPSP के अनुरूप है। ठीक है, आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुरूप इसको किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, यहाँ पे किया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? रेफरेंडम क्या होता है? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ इंडियन पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर भारत के लोगों की राय जानने के लिए क्या किया जाता है? वो जनमत संग्रह उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जनमत संग्रह की जो विधि होती है वो होती है। चलो इसको मान दे। रिकॉल क्या होता है? द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। चलिए, प्रेसिपिटस क्या होता है? द पीपल कैन प्रोपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। जनहित संग्रह क्या होता है? लोग विधायिका को अधिनियमित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव कर सकते हैं। इनिशिएटिव क्या होता है? प्रोपोज लेजिस्लेशन इज रेफर टू द इलेक्टोरल फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोटर्स। प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के पास उनके प्रत्यक्ष वोटों द्वारा निपटान के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर कहा जाए बच्चों, करेक्टली मैच अगर पेयर है वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? आपका बी है। ठीक है, रिकॉल क्या होता है? द वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। रिकॉल क्या होता है? अगर किसी को अगर कोई करेंटली किसी पोजीशन पे है और वो काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, रिकॉल क्यों? क्योंकि जनता को पसंद नहीं आ रहा या जनता के लिए वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टाइप्स अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इज द केस विद स्विट्जरलैंड। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसके टाइम पीरियड में थी भैया? प्लेटो के टाइम पीरियड पे थी, ये ध्यान रखिएगा। एथेंस में थी। देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब ये ध्यान रखिएगा। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेसिबेसिस। तो इसको याद रखिएगा। आगे चल के जब हम लोग टाइप्स ऑफ रेजीम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये ठीक है, शासन के प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी भी एक प्रकार है। ठीक है, जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के पास उनके प्रत्यक्ष वोट के निपटान के लिए भेजा जाता है। इनिशिएटिव एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से लोग विधायिका को कानून बनाने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। रिकॉल एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकता है जब वह अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं करता। इसका एग्जाम्पल है, आप DM को ले सकते हैं, MLA को ले सकते हैं या CM भी ले सकते हैं।
आप पीएम भी ले सकते हैं, किसी को भी वो हटाने की मांग कर सकते हैं। जनमत संग्रह सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर भारत के लोगों की राय जानने की एक विधि है। इसका प्रयोग आमतौर पर क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने सॉल्व किए 10 क्वेश्चन। जैसे कि हमने इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन लाया है। हमारी कोशिश है कि हम जल्द ही आपका डब्ल्यूपीटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, आईआर और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके भी हम लोग लेके आए। और उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्यार इस वीडियो को दिखाना पड़े, ताकि हमारे अंदर भी एक स्ट्रेंथ आए कि हम आपको और बेहतर से बेहतर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है? ये सभी मटेरियल बनाने के पीछे एक टीम है जो कि काम करती है। सो हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए। इसी के लिए ये 10 क्वेश्चंस रखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इसको रिवाइज़ भी कीजिएगा। यही नहीं कि बस पढ़ दिया और हो गया, ठीक है? तो यहाँ से आपकी हमारी और जर्नी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से, तो सॉल्व क्वेश्चन करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो